तो हेलो भाई, स्वागत है आप सबका पेप कोडिंग के चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा डिसीजन ट्री के बारे में। ठीक है, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था डिसीजन ट्री के बारे में। हमने आपको मैथ समझाई थी डिसीजन ट्री के बारे में, डिसीजन ट्री में कौन कौन सी मैथ्स यूज़ होती हैं। हमने आपको क्लासिफिकेशन भी दिखाई थी, क्लासिफिकेशन दिखाई थी डिसीजन ट्री को यूज़ करके। बट आज हम आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे। आज हम आपको सिखाएंगे रिग्रेशन। ठीक है, देखो साफ सी देखो, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ ना, तो तुम्हारा डिसीजन ट्री है ना, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, ठीक है, वो केपेबल है दोनों क्लासिफाई करने में भी, क्लासिफिकेशन में भी कर सकता है एंड रिग्रेशन भी कर सकता है। देखो, है ना, ऐसे बहुत कम गिने चुने एल्गोरिथम होते हैं मशीन लर्निंग में जो क्लासिफिकेशन भी कर पाए और रिग्रेशन भी कर पाए। डिसीजन ट्री उनमें से एक है। ठीक है, डिसीजन ट्री क्या करेगा, आप उसको डेटा सेट दो एक, आप बोलो इसको डेटा सेट को क्लासिफाई कर दे, वो कर देगा। आप उसको बोलो कि इस डेटा सेट में अगर मैं तुझे कोई वैल्यू दूं तो मेरे को तू उसका आउटपुट बता, मेरे को लेबल बताइए। अगर मैं तेरे को फीचर दूं तो लेबल बताइए, वो भी कर देगा। ठीक है, इतना केपेबल होता है आपका डिसीजन ट्री, इतना बढ़िया काम करता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक है देखते हैं वो ये करता कैसे है। ठीक है, थोड़ा उससे पहले एक थोड़ा ब्रीफ सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे। ठीक है, ये रिग्रेशन वाला कैसे होता है। ठीक है, लीनियर अच्छा, उससे पहले जरा हम समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि भैया डिसीजन ट्री को ही क्यों यूज़ करें लीनियर उसमें रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए। रिग्रेशन के लिए लीनियर क्यों नहीं यूज़ करें हम, लीनियर को प्रेफर क्यों ना करें, हम डिसीजन ही क्यों प्रेफर करें। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, अब तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, इसमें मान लो ऐसा है। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सेस, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस। ठीक है, एक्स वाई, वाई पे क्या होंगे, आपके लेबल्स होंगे, कुछ आउटपुट होंगे। ठीक है, और इधर आपके डिपेंडेंट फीचर्स होंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको मतलब यही होता है ना लीनियर रिग्रेशन में कि आपको कुछ फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स को क्लियरली देखकर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो। जैसे देखो, जैसे ये हो गए आपके, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा आपका डेटा सेट हो गया। मैं आपको बोलूँ कि इसमें रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करो, आप बोलोगे लाइन थोड़ी ढंग की ड्रॉ करते हैं ताकि विजिबल हो। ठीक है, मैं आपको बोलूँ, आप बोलोगे भैया ये रही रिग्रेशन की लाइन, एकदम बढ़िया सी लाइन मिल गई है हमें। ठीक है, हम इससे आप रिग्रेशन आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि भैया मुझे बता दे, अगर मेरा फीचर ये हुआ ना, ये हुआ, ये वाला पॉइंट, तो क्या होगा। तुम क्या करोगे, सीधा इस लाइन की फोरशैडोइंग देखोगे इस पे, जैसे तुम बोलोगे ये लाइन एक्सटेंड कर रही है यहाँ पे, फिर तुम इधर चले जाओगे, तुम बोलोगे कि देखो ये पॉइंट, इस लाइन पे ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई की ये थी, तो यही हमारा आउटपुट होगा। काफी बात तक ये सही भी है, काफी हद तक सही भी है। ठीक है, बट एक बात तुम नोटिस करना, ध्यान से देखना इस बारे में, इसमें तुम्हारा डेटा सेट कैसा है। डेटा सेट को तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में नहीं दिख रहा तुम्हें, लीनियर है काफी डेटा सेट, तो तुम्हें हर डेटा सेट ऐसा मिलेगा, जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें डेटा सेट कंपलसरी थोड़ा है कि तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। लो मैं तुम्हें ये वाला डेटा सेट देता हूँ। ठीक है, वहीं से फिर वही लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपना। ठीक है, ये तुम्हारा वाई थोड़ा फीचर, ये तुम्हारा एक्स थोड़ा हो गया, ये हो गया तुम्हारे फीचर, ये हो गया तुम्हारा लेबल यानी कि आउटपुट। ठीक है, मैं आउटपुट और लेबल फीचर मतलब फीचर और लेबल इसलिए ज़्यादा यूज़ करो कि मुझे ये मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने हमारी पिछली मशीन लर्निंग की वीडियोस देखी होगी। अगर तुम वो देखकर यहाँ पर आ रहे हो तो तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आएगा, तो एकदम मज़ा आ जाएगा उसको देखकर। बट अगर तुम नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, हमने बना रखी है सारी वीडियोस, तुम्हें सिर्फ देखना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, फीचर हो गए, आउटपुट हो गए। अब मान लो तुम्हारे पास डेटा पड़ा है ऐसा। ठीक है, ग्राफ से बाहर ही भेज दिया इसको, तो अंदर ले आ, अंदर आ जा थोड़ा तो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद थोड़ा, ठीक है, ये डेटा सेट है तुम्हारे पास। अब बना दो भैया तुम इसमें लाइन, बनाओ, बनाओ कोई लाइन, लीनियर रिग्रेशन यूज करो, लाइन बनाओ। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। तुम बोलोगे ठीक है भैया चैलेंज कराए, बना के तो दिखाएंगे। ये लो भैया, ये हो गई एक लाइन। ठीक है, ये
तुम बोलोगे भैया हमारे अकॉर्डिंग ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, कि भैया इससे मतलब ये लाइन बेस्ट फिट लाइन क्या करती है, वो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करती है और तुम्हारी प्रिडिक्शंस प्रिडिक्ट करती है, तुम्हारा आउटपुट प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, तो अब ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि ठीक है भाई चल तेरी बेस्ट फिट लाइन आ गई, अब तेरी वैल्यू ढूंढते हैं। मैं बोलूंगा ये डिपेंडेंट फीचर है मेरा, ये यहाँ पे, इसकी फोर शेडिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, और इसका आउटपुट कुछ करस्पॉन्डिंग वाई में आउटपुट आया ये, ठीक है। तो तुम्हारा प्रेडिक्टेड आउटपुट देखना क्या है, तुम्हारा प्रेडिक्टेड आउटपुट जो है ना वो समवेयर यहाँ पर है, ठीक है। बट अब अगर तुम ओरिजिनल डेटा सेट में देखोगे, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना इस लाइन को, ओरिजिनल डेटा सेट में इसकी लाइन इसका आउटपुट कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख रहे हो ना, थोड़ा सीधा लाइन खींचो फिर नीचे जाओ, बिल्कुल सही सेम डेटा सेट मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल सेम फीचर, उसी की फोर शेडिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पे तुम्हें डेटा सेट की वाई की एक्चुअल वैल्यू मिली। तो जरा डिफरेंस देखो, ये तुम्हारा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है तुम्हारा, ये तुम्हारा डिफरेंस किसमें किसके बीच में है, ये तुम्हारा फीचर मतलब जो तुमने प्रेडिक्ट करी है वैल्यू और जो तुमने एक्चुअली निकाली है उसके बीच का डिफरेंस है, कितना मेजर डिफरेंस है। तुम कर सकते हो इससे प्रेडिक्ट, कुछ करके दिखाओ, गलत हो जाएगा सारा आंसर। बंदे को बंदा कुछ प्रेडिक्ट करेगा, करेगा कुछ और आएगा कुछ और, जान रानी क्या बोलूँ, जाना चाहते थे कश्मीर पहुंचे कन्याकुमारी, ये वही वाला बिल्कुल सही फिट बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे पास, मैं अभी फिर क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास लीनियर है ना डेटा सेट, कि तुम्हें उसको मैप करके दिख रहा है कि तुम सीधी लाइन बनेगी, तो लीनियर रिग्रेशन लगाओ, बिंदास लगाओ, ठीक है। अगर नहीं है ना लीनियर डेटा सेट, तो फिर डिसीजन वाला देखना, अच्छा प्रेडिक्ट करता है। और अगर तुम लीनियर डेटा सेट है तब भी तुम डिसीजन लगा दोगे ना, तो वो भी प्रिडिक्शन अच्छी देगा, इनफैक्ट उसकी एक्यूरेसी या मैं बोलूँ ना उसका एक्चुअल स्कोर जो होगा वो हमेशा लीनियर रिग्रेशन से बड़ा होगा, या तो उसके बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलो अब इसको एरेज कर लेता हूँ। आई होप तुम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हम रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं, डिसीजन ट्री में हम लीनियर रिग्रेशन को प्रेफर क्यों नहीं करते, हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब एक और बात, ठीक है। तुमने इससे वाली पहली वाली वीडियो में बताया होगा कि पहले पास हमारे पास ID3 था, ठीक है, ID3 था हमारे पास, ID3 था हमारे पास, फिर हमारे पास CS4 आया। अब जो हम करेंटली डिसीजन ट्री यूज करते हैं ना वो होता है कार्ट। कार्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन डिसीजन ट्री, ठीक है, ट्री होता है। ये जो ट्री हम यूज करते हैं ना ये डिसीजन ट्री ही होता है जो हमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों में हेल्प करता है, बहुत अच्छा हेल्प करता है, ठीक है। चलो खत्म बात, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर वाला सेट हमारा, ठीक है। अब जरा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हमारा लीनियर रिग्रेशन का केस जहाँ फेल हुआ था ना वहाँ पे डिसीजन ट्री इसमें कितना बढ़िया, तो ठीक है गाइस, ये हमारा बन गया है डिसीजन ट्री, ठीक है। ठीक, मैंने बना दिया डिसीजन ट्री तुम्हारा, थोड़ा कट करके, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। टाइम इन्वेस्टेड आ गया, ये इधर टाइम इन्वेस्टेड को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ पर आएगा ना, इसको टी से डिनोट करते हैं। प्लेसमेंट हमारा ये जो है ये सारे आउटपुट्स है, ठीक है। अब तो पहले सीखते हैं कि रिग्रेशन डिसीजन ट्री से कैसे निकलता है, ठीक है, कैसे निकलता है, मतलब थोड़ा समझते हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझना, अगर मैं किसी भी मतलब ये जो हर एक है ना ये एक वो है नोड है, ठीक है, नोड या इसको रूट बोल देना, कोई नोड या हेड है, ठीक है, ठीक है, मैं इसको नोड बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ना हमारे लीव्स है, ठीक है, लीव्स है जहाँ से कोई आगे फर्दर ब्रांचिफिकेशन नहीं हो रही, मतलब लेफ्ट या राइट जा रहा है उनको लीव्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे बोलना, अगर मैं किसी नोड से लेफ्ट जा रहा हूँ ना तो इसका मतलब मैं ट्रू है कि भैया वो बात सच है। अगर मैं नोड से राइट जा रहा हूँ ना तो मतलब है कि बात वो फॉल्स है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बढ़िया सा है, बढ़िया सा समझ में आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया क्या मैंने 10 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा इन्वेस्ट करा है क्या, 10 घंटे से कम इन्वेस्ट करा है क्या वेब कोडिंग में। अगर तो आंसर जीरो है, अगर आंसर ना है, अगर आंसर ट्रू है तो कहाँ जाएगा, ट्रू आएगा तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में गया 0% चांसेस है, वो कि हमें ग्राफ से दिख रहा है कि 0% चांसेस है हमारे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि भैया ऐसा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भैया ठीक है, मान लें कि मैंने तो ठीक है मैं फॉल्स है मतलब गलत है, मैंने वेब कोडिंग में 10 से कम घंटे तो इन्वेस्ट नहीं करे, क्या मैंने 30 से ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट करे हैं वेब कोडिंग में। अगर क्या है ट्रू है तो क्या है 100% चांस है, तूने तूने 10 घंटे से ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं और 30 घंटे से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं, तो चांसेस कितने होंगे तुम्हारे, ये वाला ब्लॉक कितने पे इंडिकेट कर रहा है, 100% पे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है।
फिर मैं बोलूँ नहीं भैया यार 30 घंटे तो ज़्यादा, मैं 30 घंटे से भी ज़्यादा नहीं करे, ठीक है 30 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाया मैं वेब कोडिंग में इन्वेस्ट, 30 घंटे से कम ही करे। तो अब मैं बोलूँ, अब ये पूछेगा मुझसे क्या तू अब डिसीजन लेगा, क्या तूने 20 घंटे से 20 घंटे से कम इन्वेस्ट करा वेब कोडिंग में, ठीक है मैं बोलूँगा चल भैया हाँ भैया, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखना, 10 से ज़्यादा करा है, 30 से कम करा है, पर 20 से ज़्यादा करा है, कौन सा ब्लॉक आएगा ये वाला, ये वाला ब्लॉक। इसके चांसेस कितने दिख रहे हैं मेरे को, 20%, ठीक है। बट अब मैं बोलूँगा कि नहीं है भैया, मैंने तो 20 से ज़्यादा करे हैं, ठीक है 20 से ज़्यादा करे, 10 से ज़्यादा करे, 20 से ज़्यादा करे, 30 से कम करे, कौन सा ब्लॉक आएगा, ये वाला ब्लॉक आ गया, इसके 50% चांस दिख रहे हैं वो ग्राफ से। तो ऐसे तुम्हारा डिसीजन ट्री रीड हो रहा है, ठीक है रिग्रेस कर रहा है, प्रिडिक्ट करेगा ये क्या करेगा, हर इस पे डिसीजन लेगा कि मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, और एंड में तुम्हें प्रिडिक्ट करेगा तुम्हारे रिजल्ट की, भैया कितने परसेंट चांस है तेरे प्लेस हो जाने के, अगर तू वेब कोडिंग और तूने इतने घंटे इन्वेस्ट करा कितने परसेंट चांस है तेरे प्लेस होने के, ठीक है। ये है तुम्हारा डिसीजन ट्री में रिग्रेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब तुम बोलोगे ठीक है, मैं थोड़ा इसको ना थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा मतलब क्लीन करता हूँ थोड़ा, ठीक है डेटा को, ये थोड़े मार्क्स ज़्यादा हो गए, ठीक है थोड़ा एकदम इसका ना, ठीक है। तुम बोलोगे कि भैया इसकी ज़रूरत क्या थी, इतना आपने भगाया है क्यों हमें, ठीक है। वो तो आप हमसे पूछते ना, तो वो तो मैं आपको ऐसे ही बता देता, क्या है भैया देख 20% है, ले कौन सा है इस तरफ आया, 50% ले भैया हो गए। तो तुम बोलोगे भैया मैं तो ग्राफ देख के ही बता सकता हूँ कि कौन सा है, इसमें इसमें ये क्या खास बात हो गई, डिसीजन ट्री ने जो बता दिया जो मैं तो ग्राफ देख के नहीं बता सकता, बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। बट अब एक चीज़ ध्यान रखना तुम, पर तुम चीज़ ना एक ध्यान रखा करो हर बारी जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है। तो क्या उसमें एक ही फीचर होता है क्या, देखो हमें ग्राफ पे दिखता है ये एक फीचर है कि हम सिर्फ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट क्या टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, मान लो मेरे पास डेटा सेट था, ठीक है, जो मेरे पास डेटा सेट पड़ा हुआ था ना, जिस पे मैं कह रहा था कि मेरे फीचर्स और लेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है मैं मान लो ये कह रहा हूँ कि भैया ये देख, ये तो हो गया तेरा टाइम, ठीक है भैया सिली, ठीक है ये हो गया तेरा टाइम, और ये हो गया तेरा आउटपुट की तो प्लेस होगा या नहीं होगा, ये मेरा डेटा सेट है। बट क्या इसमें सिर्फ यही दो कॉलम है, टाइम और आउटपुट भी, एक बीच का कॉलम भी आ रहा है ना कि भैया तुम्हारा ईयर कौन सा, मान लो मैंने ईयर भी इंक्लूड कर दिया कि कौन सा ईयर में हो, ठीक है। तो ये क्या ये एक वो नहीं डालता, ये एक जोर नहीं डालता तुम्हारे डेटा सेट पे कि मैं भी सिग्निफिकेंट हूँ या नहीं हूँ। कॉर मैट्रिक्स पढ़ी है ना तुमने, कॉर मैट्रिक्स क्या करती है, डिपेंडेंट फीचर्स बता दिया ना कि वो कितने हेविली वो लोली डिपेंडेंट है कि नहीं आउटपुट पे, हो सकता है ये ईयर वाला हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ कि भैया मैं टाइम इन्वेस्ट पे निकाल रहा हूँ, हो सकता है ईयर इन्वेस्ट पे अलग ही ग्राफ निकले, फिर कैसे बताओगे तुम, दो दो ग्राफ रखोगे अपने साइड में, फिर उससे बताओगे कि हाँ भैया ये पॉइंट ये रहा, आंसर निकल गया, ऐसे बताओगे, नहीं बताओगे ना। खुद सोचो ना, तुम अभी बोल रहे हो मैं आग देख के बता सकता हूँ कि ये है या नहीं है, बट क्या एक फीचर होगा क्या मेरे डेटा सेट में, मेरे फीचर में हो सकता है 100 फीचर हो मेरे डेटा सेट में, हो सकता है 1000 फीचर हो मेरे डेटा सेट में, तो क्या 1000 ग्राफ लेके बैठोगे क्या, पूरे ग्राफ निकालोगे क्या एक प्रेडिक्शन करने में। यहाँ पे हमारे पास एक और बढ़िया चीज आती है डिसीजन ट्री में, ठीक है थोड़ा नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। एक और चीज आती है कि जो डिसीजन ट्री है ना, वो मल्टीपल फैक्टर्स में भी ना, मल्टीपल फैक्टर में भी प्रेडिक्शन दे सकता है, प्रेडिक्शन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही तुम्हारे डेटा सेट में से दो ही हो, एक फीचर हो एक लेवल हो तब वो प्रेडिक्ट करेगा, नहीं 1000 फीचर दे दो, 1000 के 1000 में डिसीजन लगाएगा और तुम्हें प्रेडिक्शन देगा। ये बढ़िया बात है डिसीजन ट्री की, ठीक है। इसलिए डिसीजन ट्री प्रेफर होता है, क्योंकि ये देखो रेयरली ना मशीन लर्निंग में बहुत मतलब रेयरली क्या, तुम अगर सीख तुम जब बन जाओगे ना मशीन लर्निंग में, तुम कोड करने लगोगे तुम खुद ही छोटे डेटा सेट को मना कर दोगे कि इसमें क्या प्रेडिक्शन निकलेगी। मशीन लर्निंग छोटे डेटा सेट पे तो मतलब तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करती, काम नहीं करती मतलब काम कर लेती है, बट हमारे जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है उसमें छोटे डेटा सेट छोड़ना होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में तो भैया 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास रोज होंगी, और 100 या 150 के आसपास कॉलम होंगे, और तुम्हें वो पकड़ा दिया जाएगा
कंपनी में और तुम्हें बोलेगा ले भैया निकाल के दिखा इसका प्रिडिक्शन क्या होगा, अगर मैं तुझे ये कंडीशन दूँ बता होगा या नहीं होगा। इसीलिए ना डिसीजन ट्री बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रिडिक्शंस को लेगा, उनको कैलकुलेट करेगा और तुम्हें प्रिडिक्शन दे देगा। ठीक है, चलो, ठीक है, बहुत बातें हो गई। ठीक है, ये तो हो गया बहुत वो थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना ऊपर ऊपर का। अब ना चलो डिसीजन ट्री बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगा डिसीजन ट्री। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डिसीजन ट्री बनाना सीखते हैं। ठीक है, उसी डेटा सेट से लेंगे। यहाँ पे टाइम आ गया हमारा टी, यहाँ पे प्लेसमेंट का कुछ आ गया रिलेटेड। ठीक है, डेटा सेट पॉइंट्स ऐसे ही तो थे हमारे, कुछ एक यहाँ पे था, ठीक है, कुछ फिर यहाँ पे था, कुछ फिर यहाँ पे था, और एंड में यहाँ पे था। ठीक है, ठीक है, ये थे हमारे। इसमें थोड़े मैंने मार्किंग्स भी कर रखे थे, 10 20 30। यहाँ पे मार्किंग थे, ये 20% था, ये 50% था, ये 100% था। ठीक है, ये सब थे। ये ज़ीरो है, ऑब्वियस सी बात है, ये ज़ीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं डिसीजन ट्री बनाते कैसे हैं। ठीक है, डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे अपना खुद का एक बढ़िया सा। ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया हो उसके पीछे। मैं इसको बार बार डिसीजन ट्री बोलता हूँ, इसको हम रिग्रेशन ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, या तो कार्ट ट्री बोल दो, रिग्रेशन ट्री बोल दो, डिसीजन ट्री में रिग्रेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, देखो यहाँ एक मिनट, एक काम करते हैं, थोड़े आउटपुट हमारे पॉइंट ज़्यादा हो गए, इसको लेके बैठेंगे तो सालों लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा एक एक कर थोड़ा कम पॉइंट लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिए 3 पॉइंट, यहाँ पे मैंने ले लिए तो 3 पॉइंट, यहाँ पे मैंने ले लिए 4 पॉइंट, और यहाँ पे ले लिए मैंने थोड़े 5 पॉइंट। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले क्या करूँगा ना मैं, सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं यहाँ से पॉइंट्स लेना शुरू करूँगा और एंड तक लेता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं लूँगा सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, जिस पॉइंट पे तुम जिस पॉइंट से ले रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इस वाले पॉइंट पे ले रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे ले रहा हूँ। ठीक है, इससे इसके लेफ्ट वाले होंगे ट्रू, मिनट, इससे जो लेफ्ट में होंगे ना वो होगी इसकी ट्रू वैल्यू, इसके राइट में होगी इसकी फॉल्स वैल्यू। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँगा, जैसे ये वैल्यू हो गई 2 की। ठीक है, मान लो ये 2 है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा क्या, तेरा टाइम जो है वो 2 से लेस है। ठीक है, लेस में बात करेंगे। अब मैंने ये बोला था ट्रू है तो कहाँ जाएगा, राइट में। ठीक है, राइट में इसके पास एक ही है। राइट में जितने भी नोड्स होंगे ना, इसको पॉइंट्स बोलो, जितने भी पॉइंट्स लेंगे उसका एवरेज लेगा। अभी का एवरेज 0 है, तो राइट में क्या होगा, जो एवरेज वैल्यू होगी ना, एवरेज वैल्यू ए इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब जब एक ही डेटा सेट बचता है तो उसको उससे आगे हम स्प्लिट नहीं कर डिसीजन ट्री में, तो इसमें 0 ही होगा। राइट में जा चल। ठीक है, राइट में जाओ। राइट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, 14 पॉइंट हो गए। मैं बोलूँगा इसका अब इनका करना है, इन सबका मीन लेना है। देखो जैसे इस इन सब की वैल्यू 100 है, इसकी कुछ होगी, इनकी 50 है, इनका कुछ है 20 है, तो इसकी मीन लेते हैं, इसकी 0 है। तो 0 + 50 के कितने, 1 2 3 150 प्लस 1 2 3 4, 4 हो गए। सॉरी ये 20 है तो ये होंगे 60, ये होंगे 4 200, ये होंगे 1 2 3 4 5 500। तो ये हो गया 760 डिवाइडेड बाय 14, ये कुछ आएगा अराउंड 14 5 ज़ा 70 70 60 बचा 14 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब अराउंड यहाँ लाई करेगा ये थोड़ा। ठीक है, एक अलग लाइन से यहाँ की लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी मीन लाइन। ठीक है, ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि अगर तो टाइम इन्वेस्टेड लेस देन 2 है तो ए इज इक्वल टू 0 है, वरना ए इज इक्वल टू 54.5 करके कुछ होगा। ठीक है, गलत भी हो सकता है पॉइंट के बाद, उसमें इतना फोकस मत करना, डिसीजन ट्री बनाने पे सीखो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा एक एक हाइट का डिसीजन ट्री, इसमें एक ही हाइट है ना सिर्फ। ठीक है, बट क्या ये सही है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका कॉस्ट फंक्शन देखना कितना हाई आएगा। ठीक है, राइट वाले में तो चलो कोई भी नहीं है, लेफ्ट वाले में पता है क्या करोगे तुम, लेफ्ट वाले में तुम कैसे निकालोगे इसका कॉस्ट फंक्शन, मैं बताता हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं। लेफ्ट वाले में तुम क्या करोगे, तुम ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला 1 2 ये हर पॉइंट का इसका डिस्टेंस निकालोगे इससे, इस वाले पॉइंट से। तो क्या है, 0 - 54.5 हो गया और उसका स्क्वायर कर दोगे। ऐसे ही हर डिस्टेंस को तुम निकालोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, 20 - 54.5 का स्क्वायर। ऐसे ही करते 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 जाओगे तो तुम खुद बताना इसका मीन स्क्वायर कितना आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कॉस्ट फंक्शन में ज़्यादा होना फीजिबल है हमारे लिए, है
नहीं है ना, साफ सीधी बात है भैया, नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ठीक है, तो अब हमें इंडिकेट देता है, हमें क्या इंडिकेशन देता है, ये हमें इंडिकेशन देता है कि भैया देख तेरा कॉस्ट फंक्शन तो बहुत हायर है, तो इसको तो स्प्लिट कर दे, इस डिसीजन ट्री को फिर से स्प्लिट मार। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई बात तो तेरी सही है, चल इसको हटा दे। ठीक है, इसको हटा दे, इसको हटा दिया। चलो अब इसके बाद एक और लूंगा मैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर अब मेरी लाइन जो होगी वो शिफ्ट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आ गई। एक और बात, जो हमने पिछले टाइम जो वो निकाला था ना, 0 माइनस इसका एवरेज करके जो वैल्यू आएगी उसका नाम होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल। ठीक है, एक टाइप से कॉस्ट फंक्शन हो गया। तो मैं क्या करें, हम क्या करेंगे ना, एक काम हम बताते कैसे निकालते हैं, लीफ नोड कैसे डिसाइड करते हैं। क्योंकि भाई अब देखो साफ सीधी बात है, अगर तुम इसको भी जीरो लोगे तो ये वही बात तो हो गई। ठीक है, मैं उसको बोलूंगा कि, अब मैं बोलता हूँ, इसको रुक जाओ थोड़ा बना के दिखाता हूँ। ये वैल्यू हो गई 3, तो मैं बोलूँगा क्या टी लेस देन 3 था, तुम बोलोगे हाँ 3 से लेस था बट 2 से बड़ा था, तो इसका एवरेज फिर जीरो हो जाएगा। बट इसका भी तो कुछ कॉस्ट फंक्शन आएगा ना हाई। ये देखो जीरो से तो है, ये तो जीरो ही हो जाएगा कि जीरो वैल्यू है, इसका कॉस्ट फंक्शन इसी की जितना आएगा जितना यहाँ पर आया था। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, मैंने अगर ये वाला पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो टी इज लेस देन 3, तो ए तो हमारा एवरेज जीरो है क्योंकि ये वाली जीरो वैल्यूज है। इसको जीरो से माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा, तो ये तो जीरो आ गया, तो ये वाला पार्ट तो सही है। बट हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो उतना है क्योंकि इनिशियली क्या था, 54 माइनस ये जो था। ठीक है, तो जीरो माइनस कुछ एवरेज होगा, वो भी तो कॉस्ट फंक्शन कुछ होगा ना हमारा, कॉस्ट फंक्शन कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम हर इंस्टेंस पे लाइन खींचेंगे, मीन निकालेंगे, और हम क्या करेंगे ना, हम इसका एक हम हम इसका हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे, एसएसआर की वैल्यू रखेंगे, एसएसआर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भैया टी में बता दे मेरे को कि कितना कितना मैं टाइम मतलब एक्स की वैल्यू रखूँ, टी स्लैश एक्स की वैल्यू रखूँ, और उसके रखने पे ऐसे मतलब सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल कितना आ रहा है, मतलब कॉस्ट फंक्शन कितना आ रहा है। तो अगर तुम प्लॉट करोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफ ना कुछ ऐसा बनेगा, जो जैसा भी बनेगा। ठीक है, मान लो मैं फिलहाल के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी बताना दिखाऊंगा तुम्हें, तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, मैं मान नहीं रहा कि ऐसा बनेगा, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब मानो ऐसा बनेगा। अब इसमें क्या करना है ना, तुम्हें एक्स की वो वाली वैल्यूज उठानी है जहाँ पे एस एस आर मिनिमम है। जैसे एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एकदम उसका मिनिमम आ रहा है, लोकल मिनिमम आ रहा है। एक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इस इन 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 स्लैशेस पे ना, इन इन जो एक्स की वैल्यूज होंगी, मैं वहां पे अपने ट्री को स्प्लिट मारूंगा, मैं वहां पे अपने ट्री में वहां पे टी की वैल्यू से लेस और ग्रेटर रखूंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, थोड़ा इसको कर देना ताकि तुम्हें क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करके, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले जाए इसको, नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही करके इरेज करो यहाँ से ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे ही करके मैं अपना डिसीजन ट्री बिल्ड करूंगा। जैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कि मतलब टी इज लेस देन 14 पे ना एक अच्छा मेरे को डिप दिखा, ये डिप जो दिखा मेरे को, ये टी एक्स इज इक्वल टू 14 पे दिखा, मान लो। ठीक है, मान लो अगर ट्रू है, ठीक है, अगर अगर तो ट्रू है तब कितनी है, जीरो ही है, जीरो होगी। बट अगर ग्रेटर है तो उसके बाद मुझे कौन सा दिखा, मुझे ये दिखा, मैं मान लो अगर 20 पे दिखा ये वाला, तो मैं बोलूँगा टी लेस देन 20। एक और डिसीजन लिया कि जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट मिनिमम मिनिमा देगा ना, हो सकता है ग्राफ कुछ टाइम बाद ऐसा दे दे, फिर ऐसा दे, फिर ऐसा दे, जहाँ पे भी मिनिमम आएगा ना, मिनिमा आएगा, तो मैं वो ब्रेक थ्रू करना अपने ग्राफ को। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हर उस पर डिसीजन लेगा, कुछ डिसीजन लेगा, और उसके बाद तुम्हारा से डिसीजन ट्री बनेगा। ये तो हो गया एक वेरिएबल पे। ठीक है, ये हो गया एक वेरिएबल पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक वेरिएबल पे तुम कैसे ग्राफ बनाओगे। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे ये देखो टी इज इक्वल टू 20 है, क्या तेरा टी जो तेरा टाइम इन्वेस्टेड था वो 14 से बड़ा था, हाँ भैया 14 से बड़ा था, बट 20 से कम था, 14 से बड़ा था, 14 से छोटा था, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। अगर ये मैं बोलूँ कि टी जो था वो 14 से छोटा था, तो बोलोगे नहीं भाई 14 से तो ज़्यादा घंटे दिए थे। मैं बोलूँगा, ये बोलेगा टी क्या 20 से कम घंटे दिए थे, तो बोलेगा नहीं 20 घंटे ज़्यादा घंटे नहीं दिए थे। तो कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाले, इनका कुछ होगा 20% मान लो,
तो तुम्हारे 20% चांसेस हो जाएंगे। ऐसा करके तुम्हारा डिसीजन ट्री बिल्ड करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक होमवर्क ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, करना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। तुम्हें डिसीजन ट्री बनाना आएगा। ठीक है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें डिसीजन ट्री बनाना है अपना खुद का। ठीक है, ठीक है, छोटा सा कोई भी अपनी मन मर्जी का डेटा सेट ले लेना। ठीक है, और उससे डिसीजन ट्री बनाना, चाहे तो लीनियर डेटा सेट ले लेना, उस पर डिसीजन ट्री बना लेना, पर बनाना जरूर। प्रैक्टिस अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, तो मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने डिसीजन ट्री बनाना सिखा दिया इन वन, क्या कहते हैं, एक, अगर एक वेरिएबल को। ठीक है, मान लो एक वेरिएबल नहीं है मेरे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक वेरिएबल हो गया x1, एक हो गया x2, और ये हमारा प्रिडिक्शन हो गई y। ठीक है, जैसे इसमें बोलूँ, मैं बोलूँ ये x पे हो गया मेरा टाइम, y पे हो गया मेरा जैसे y पे ले लो ईयर, और इसमें मैं ले लूँ चांसेस ऑफ, परसेंटेज चांसेस ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो तुम क्या करोगे ना, तुम टाइम पे बनाओगे अपना। ठीक है, तुम क्या करना, ठीक है, जैसे मैं तुमने अगर बोलूँ ना, तो सबसे पहले तो तुम, जैसे हमने उसमें क्या था ना, वन वेरिएबल में डिसीजन ट्री बनाया था, उसमें तो हम सिर्फ टाइम ले रहे थे, तो तुम पहले टाइम में लेना। टाइम का कुछ थ्रेशोल्ड होगा ना, कुछ वैल्यू होगी एक्स की, प्रीवियस में जाओ, कुछ ऐसे वैल्यू आएगी ना टाइम की, ये ऐसे कोई वैल्यू आएगी टाइम की, उसको निकालना पहले। ठीक है, तो कुछ वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ x1 आई वैल्यू। ठीक है, मान लो, मतलब कुछ वैल्यू, चलो यार तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, जैसे t इज लेस देन 14 है। ठीक है, ये आई, इसको रख देना साइड में। ठीक है, ये क्या हुई, ये हुई तुम्हारा कैंडिडेट वन। ठीक है, देखो क्या होगा ना, देखो डिसीजन ट्री में क्या होता है ना, डिसीजन ट्री का मैं तुम्हें सिंपल सा दिखाऊंगा। डिसीजन ट्री ऐसा होता है, डिसीजन का मतलब ही ये है, रिग्रेशन डिसीजन, डिसीजन रिग्रेशन ट्री का मतलब ही यही है कि उसे हर डिसीजन, हर नोड पे डिसीजन लेना है। डिसीजन तो लेना पड़ेगा। डिसीजन क्या होगा, यस और नो, हाँ या ना, या फिर मल्टीपल भी हो सकता है। मैं तुम्हें, मतलब ये तो यहाँ पे मैं हाँ या ना ले रहा हूँ, जैसे हाँ या ना बोल रहा हूँ, पर डिसीजन हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें एक क्लास का एग्जांपल दूँ, मैं तुम्हें बोलूँ कि तेरे पास 8th 9th 10th 11th की क्लास है, तुझे कौन सी क्लास में आना है, ठीक है, पढ़ाने। तो मेरे पास क्या डिसीजन क्या है इस बार, इस टाइम पे डिसीजन है, तो मैं 8th में जाऊँ, तो मैं 9th में जाऊँ, तो 10th में जाऊँ, तो 11th में जाऊँ। डिसीजन स्प्लिट हो, डिसीजन लेना तो पड़ रहा है ना मुझे, मुझे फैसला करना पड़ रहा है भाई, है इसका बेस। ठीक है, यहाँ तो मैं तुम्हें सिर्फ यस और नो के लिए दिखा रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ना। डिसीजन ट्री तो मतलब बहुत बढ़िया है, एकदम मजा आ जाता है उसको पढ़ते हुए। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे को डिसीजन सेट बनते रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके बनते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया कैंडिडेट वन। अब तुम क्या करना, अब तुम ईयर के लिए निकालना एक और। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमने टाइम लिया था ना, अब इस बारी ईयर लेना। ठीक है, ईयर लेना, ईयर से फिर एक थ्रेशोल्ड है, जैसे मैं ईयर बोलूँ, अगर ईयर तेरी लेस देन 20 है। ठीक है, ये हो गया मेरा कैंडिडेट टू। ठीक है, ये कैंडिडेट दोनों आपस में लड़ेंगे कि कौन सा वाला ये बनेगा रूट नोड, कौन सा वाला रूट नोड बनेगा, या कौन सा वाला फिर अगले हर सब्सिक्वेंट स्टेप में ये वाला नोड बनेगा, जिससे और बाइफरकेट होगा हमारा डिसीजन ट्री। ये लड़ेंगे इसके लिए। ये लड़ेंगे कैसे, लड़ेंगे ऐसे कि तुम्हें, जैसे अगर तुम टी लेस देन 14 वाले पे ना जब तुम लोगे, तो तुम उसका एसएसआर निकालोगे। एसएसआर दोबारा बोल रहा हूँ, क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल। ठीक है, तुम ये निकालोगे, फिर तुम y इज लेस देन इक्वल टू भी एस एस आर निकालोगे। ठीक है, जिसका ये एस एस आर वन हो गया, जिसका एस एस आर टू हो गया, जिसका एस एस आर कम होगा ना, वो बन जाएगा रूट नोड, वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं मान लेता है इस टाइम पे एस एस आर वन एस एस आर टू के लेस है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे एस एस आर वन से, फिर तुम्हारा टी इज लेस देन 14 से तुम्हारा डिसीजन ट्री स्टार्ट होगा। अब तुम डिसीजन ट्री में तुम्हारा एक टाइम आ गया। ठीक है, फिर तुम जाओगे और फिर तुम सेकेंड थ्रेशोल्ड निकालोगे। ठीक है, फिर उस पर तुम ऐसे, जैसे अब इसके बाद ये वाला तो हो गया, इस पर तुम्हारा रूट नोड हो गया, तो 14 से तो लेस नहीं बनेगा। अब मान लो तुम्हारा टी लेस देन 20 आया। ठीक है, टी लेस देन 20 आया, और बाय इसका, ठीक है, तुमने इसका एस एस आर टू निकाल रखा, इसका एस एस आर निकालो, इसका एस एस आर थ्री मान लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि एस एस आर टू जो है ना, वो एस एस आर थ्री से छोटा है, तो इसका जो बाइफरकेटेड बनेगा ना नोड, वो एस एस आर टू बनेगा। टू मतलब एस एस आर टू क्या बनेगा, एस एस आर टू ये बनेगा कि इसका जो बाइफरकेटेड नोड होगा ना, जिसका वैल्यू होल्ड करेगी, वो करेगा बाय इज लेस देन 20 पे। ऐसे करके, ये तो दो फीचर है, अगर मल्टीपल फीचर होंगे ना, तो मल्टीपल कैंडिडेट होंगे। मल्टीपल कैंडिडेट हुए तो वो सारे मल्टीपल कैंडिडेट का एस एस आर तुम कंपेयर करोगे, और जो लोवेस्ट होगा ना, लोवेस्ट एस एस आर विल बिकम रूट नोड।
ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो भैया सोने की लकीर में लिख लो, ये होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमने पूरा कर दिया। लोएस्ट मतलब ये हम समझ गए कि जो लोएस्ट होगा ना हमारा SSR, वही हमारा आगे जाकर रूट नोड बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब चलो कुछ बात करते हैं डिसीजन ट्री के ऊपर, ठीक है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद होना चाहिए डिसीजन ट्री के ऊपर, सबसे इनफैक्ट सबसे बढ़िया पॉइंट जो है हो, डिसीजन ट्री का जो स्कोर होता है ना, स्कोर मतलब जो स्कोर मतलब कहते हैं ना कि जब मतलब तुम उसको ट्रेनिंग डेटा देते हो, फिर उसको टेस्ट करने टेस्टिंग डेटा देते हो, टेस्टिंग डेटा पे जो स्कोर आता है वो पता है कितना होता है, गेस करो। 100%। 100% स्कोर करता है। और पता है इसे ये क्यों करता है, ये इसीलिए करता है क्योंकि ये ना रट लेता है, ये रट लेता है, ठीक है। अगर तुम इसको टेस्टिंग डेटा दोगे ना, फिट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, जो भी करने के लिए तुम टेस्टिंग डेटा दोगे, उस पर ये हमेशा 100% एक्यूरेसी देगा, क्योंकि ये रट लेगा उस डेटा को, ये रट लेगा, ठीक है। इसलिए ना डिसीजन ट्री, ताकि डिसीजन ट्री अगर रटे ना, ये ताकि ओवरफिट ना करे हमारे मॉडल को। ओवरफिट तो तुम समझ ही गए होंगे अभी तक, ओवरफिट ना करे हमारे मॉडल को, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी वो लगाते हैं, कहते हैं टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है। पहली तो सिंपल है, पहली सिंपल है, जब पीछे आ जाओ, ठीक है। पहली सिंपल है। अब पहले में तुमने देखा कि जब हम ये लाइन जब सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो हम कैसे कर रहे थे, एक ही करके आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास लिमिटेड पॉइंट्स थे, लिमिटेड पॉइंट्स थे, ठीक है। इसीलिए हम एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मतलब अगर मानो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स भी होते ना, इनफाइनाइट नहीं, 1000 पॉइंट्स भी होते ना, तब भी हम एक एक करके आगे बढ़ते। बट ताकि ये रटे ना, इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं कि हम पॉइंट्स स्किप करेंगे। कब तक स्किप करेंगे, जब तक एक पर्टिकुलर क्लस्टर ना बन जाए, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जैसे देखो मैं यहाँ पे हर नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा था ना, फिर यहाँ आ गया, फिर इसके बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, ऐसे करके जाता रहा ना। मैं हर एक दूसरे पॉइंट पे विजिट करता रहा ना। हम ऐसा नहीं करेंगे इस बारी। ये क्या कहता है ना, ये वाली टेक्निक क्या कहती है कि भाई साफ सीधी बात है, ठीक है, ठीक है, साफ सीधी बात है। अगर तेरे पास ऐसा ही डेटा गिवन है ना और कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, मान ले ऐसे कोई नॉन लीनियर डेटा तेरे को मिल रखा है, तो पहले अगर इसको सिलेक्ट कर लेगा ना, तो तब तक सिलेक्ट नहीं कर सकता अगला पॉइंट जब तक जो ये क्लस्टर है ना पर्टिकुलर नंबर तक नहीं पहुंच जाते। उससे बड़े ले ले या उस नंबर तक ले ले, बट उससे छोटे नंबर मत ले। जैसे अगर मैं 7 सेट करूँ ना, ये नंबर नंबर इज इक्वल टू 7 सेट करूँ ना मैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं ले सकता। ओवर फिटिंग प्रिवेंट करने के लिए इस पॉइंट के बाद मैं कोई सा भी डेटा पॉइंट सिलेक्ट कर सकता, हो सकता है मैं इसी पे कंडीशन मार दूं कि इफ टी इज लेस देन इतना, तो क्या होगा, डिसीजन क्या होगा। बट मैं इससे आगे नहीं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये डेटा ये एक सेट होता है नॉर्मली, जनरली जो नंबर होता है ना, वो हमेशा 20 होता है, वो 20 होता है, जो एल्गोरिथम में नंबर 20 होता है। बट छोटे डेटा सेट के लिए तुम इसमें अपने आप अपना नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई एक एक करने के। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम पेनल्टी मारते हैं सीधा, ना कुछ करा ना कुछ धरा, पेनल्टी मारेंगे डिसीजन ट्री के ऊपर। डिसीजन ट्री के ऊपर हम पेनल्टी मारते हैं। जैसे डिसीजन ट्री क्या करेंगे ना, डिसीजन ट्री पे पेनल्टी कैसे मारेंगे, जैसे ये मान लो एक सिंपल सा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्कोर आया, मतलब प्रिडिक्शन आई, फिर हमारे पास को डेटा आया, फिर हमारे पास कुछ डेटा आया, स्कोर आया। मैं स्कोर बोल रहा हूँ मतलब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम उसकी मतलब इसको कंफ्यूज मत करना ट्रेनिंग वाले स्कोर से, ये वो नहीं है, ठीक है। मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे ना हम, इंस्टेड ऑफ मतलब ऐसे पूरे करने के बजाय ना, मैं करूँगा, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा सीधा। मैं कहूँगा कि भाई सीधी सी बात है, इसको हटा, ठीक है, इसको हटा, और इसके मतलब इसको लिख स्कोर, और इसका जो एवरेज मीन है ना, जो हमने पहले कैलकुलेट करा था, इधर पीछे जाओ, जहाँ पे हम मीन कैलकुलेट कर रहे थे ना हर बारी, ऐसे ऐसे सार नहीं मीन, यहाँ पे 54 पॉइंट, ये जो मेन कैलकुलेट कर रहा था ना, मैं इसको बोलूंगा कि भाई वो मीन यहाँ लिख दे। ये हमारा डिसीजन ट्री हो गया। अब एक सवाल आता है, नॉर्मल सवाल है, ठीक है। उससे पहले रुक जाओ, ठीक है, पहले सवाल सुनने से पहले ये देख लो। अब जब मैंने इसको ये कट करा ना, मैंने इसको इसको प्रूनिंग कहते हैं, प्रूनिंग, ठीक है। प्रूनिंग मतलब इसमें इसको प्रून करा ना, कट करा, तो मैं इसमें पेनल्टी जोड़ दूंगा, मैं इसमें पेनल्टी जोड़ दूंगा, ठीक है। अब एक नॉर्मल सा जनरल सा सवाल, कितना का है प्रून,
भाई प्रूनिंग के लिए तो तुमने ये करा है, ठीक है, मैं चाहूँ तो ये ना करके मैं इसको ही प्रून कर दूँ, तुम इसको ना करके मैं इस पूरे को ही प्रून कर दूँ, मैं कितना करूँ प्रून, ठीक है, मैं कितना करूँ प्रून, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा है ना, पेनल्टी इधर ही काम आती है, पेनल्टी हमें बताती है कि मैं कितना डेटा प्रून करना है, कितना नहीं करना है प्रून, ठीक है। ज़रा वापस चलते हैं, टिक 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 टिक, बैग खत्म ही हो गया, वाह। हाँ ठीक है, मान लो ये था, ठीक है, ये हमारा स्कोर आ गया, ये हमारा कुछ फिर फाइनल स्कोर आ गया, ठीक है, मतलब डेटा है तो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा नीचे चलो, मैं इसको बोलूँगा, जब मैं इसको प्रून करूँगा ना, प्रून करूँगा, तो कुछ एसएसआर आएगा मेरे पास, ऑवरेज एवरेज, ऑब्वियस सी बात है, तुम जब एवरेज निकालोगे या मीन निकालोगे तो कुछ एसएसआर आएगा तुम्हारे पास। मैं उस एसएसआर में ना एक कॉस्ट फंक्शन, मतलब एक पेनल्टी या कॉस्ट स्लैश पेनल्टी ऐड कर दूंगा। ये होती है ना, ये होती है अल्फा स्लैश टी। अल्फा होता है हमारा नंबर, कॉस्ट पेनल्टी नंबर, ठीक है, और जो हमारा टी होता है ना, ये होता है लीफ कितने बच गए हैं हमारी डिसीजन ट्री में। लीफ क्या होती है, ये सारे लीफ होते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा ना, तो मैं इसका एसएसआर कैलकुलेट करूंगा, प्लस कुछ अल्फा कैलकुलेट करूंगा, प्लस कुछ क्या होगा, अब दो स्कोर है तो टी कितना होगा, 2 टाइम्स, दो हमारे पास लीफ नोड बचे हैं स्प्रून ट्री में, तो हम 2 करेंगे, 2 अल्फा होगा। ये मल्टीप्लाई लगाया था ताकि तुम समझ में आ जाए, ठीक है, समझ जाना मल्टीप्लाइड है ये, ठीक है, ये होता है। तो अब क्या होगा ना, जब भी तुम एसएसआर निकालोगे ना, तुम एसएस जब भी तुम मतलब एक न्यू वो निकालोगे एसएसआर टाइप से, ठीक है, तो जो न्यू एसएसआर, एसएसआर भी छोड़ो, एसएसआर भी क्या बोले, तुम जो कॉस्ट फंक्शन निकालोगे ना इसमें, ठीक है, तो जब तुम पहली लेयर प्रून करोगे तो कॉस्ट फंक्शन आएगा, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन आएगा, ठीक है, और फर्स्ट लेयर लिख दो। जब तुम सेकंड लेयर पे करोगे तो कुछ कॉस्ट फंक्शन आएगा, एसएसआर आएगा, कुछ कोई एसएसआर प्लस अल्फा टी आएगा, प्लस अल्फा टी, ठीक है, ये कुछ आएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा ना, पहले अगर तुम नोटिस करोगे ना, पहले ये एसएसआर घटेगा, पहले ये एसएसआर घटेगा, कुछ कुछ जब तक प्रून हो रहा है, कुछ प्रूनिंग कुछ टाइम पे जब तुम लीव्स कट करोगे तो ये एसएसआर घटेगा, एक पॉइंट के बाद ना ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें इसी पॉइंट तक काटना है इसको, सिर्फ इस पॉइंट तक प्रून करना है अपनी ट्री को, इसके बाद प्रूनिंग शुड स्टॉप, इससे आगे प्रून नहीं करना। क्यों, क्या हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं प्रून, हम प्रून इसलिए कर रहे हैं कि भैया हमारा डेटा ओवरफिट ना करे और कॉस्ट फंक्शन हमारा कम होता रहे। बट भाई अब तुम खुद देखो, अगर इस पॉइंट के बाद हमारा कॉस्ट फंक्शन बढ़ रहा है तो मैं क्यों करूँ प्रून आगे, मैं क्यों अपने कॉस्ट फंक्शन को आगे बढ़ाऊँ, मेरा मोटिव ही जब यही था। देखो प्रूनिंग करने से एक चीज तो हो रही है कि हमारा डेटा ओवरफिट नहीं हो रहा, बट क्या एक और चीज तो ये तो हो रही है ना कि मेरा कॉस्ट फंक्शन भी तो बढ़ रहा है, घट रहा है। बट एक पॉइंट के बाद अगर वो बढ़ना चालू हो गया तो मैं उसको क्यों आगे प्रून करूँ, नहीं करूंगा मैं प्रून, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्रूनिंग, कॉस्ट फंक्शन स्लैश प्रूनिंग लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, प्रूनिंग हो गई है हमारी, ठीक है। अब एक और सवाल आता है, अल्फा क्या है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हम प्रेडिक्ट करते हैं क्रॉस वैलिडेशन से, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन से हम अल्फा की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, दोबारा से रिकैप करते हैं। हमने पहले सीखा कि डिसीजन ट्री क्यों बेटर होता है, फिर हमने पता कि डिसीजन ट्री में हम जो रिग्रेशन है वो लीनियर रिग्रेशन से क्यों नहीं करते, डिसीजन ट्री से ही क्यों करते हैं। फिर हमने देखा कि डिसीजन ट्री से रिग्रेशन कैसे करते हैं, यानी कि रिग्रेशन ट्री क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि मतलब अपना खुद का रिग्रेशन ट्री कैसे बनाए एक फीचर के साथ। फिर हमने पढ़ा कि रिग्रेशन ट्री कैसे बनाए 2 फीचर के साथ। अगर हमने पढ़ा ये प्रूनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, और लास्ट में हमने देखा कि अल्फा कैसा निकलता है, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसको दोबारा पढ़ना है, दोबारा देखना वीडियो, अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तक इतना बढ़िया जो पढ़ाया मैंने एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बारे में, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। दूसरे लोगों को बताओ पेप कोडिंग के बारे में। देखो मैंने पहले कहा है, ग्राफ में क्या लिखा था मैंने, ग्राफ में क्या था, जितना तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे भैया उतना परसेंटेज ऊपर जाएगा, सीधी बात है, देख लो। आप भी वही बता रहा था, मैं भी वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पेप कोडिंग, पेप कोडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। उसके बाद नाडोस पे जाओ, पूरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट पढ़ी है, वहाँ पे मशीन लर्निंग का पूरा एक कच्चा चिट्टा खोल के रखा हुआ है, उसको पढ़ो, तुम्हें मशीन लर्निंग आ जाएगी, ठीक है। ये सब करना, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल टेक माय लीव नाउ, बाय।